नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। गोरखपुर में सीएम योगी भारत सेवा आश्रम के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अष्टमी की पूजा की और प्रदेशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा कि भारत सेवा आश्रम से जुड़ने का मौका मिला। सीएम ने कहा कि वो 3 साल बाद आश्रम में आए हैं। इससे पहले वो साल 2019 में आश्रम में आए थे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवन पूजन भी किया। मेरा सौभाग्य है कि लगभग 3 वर्ष बाद मुझे फिर से यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अप्रैल 19 में इस आश्रम में आया था और तब भी यहाँ पर स्वामी निश्चलेशानंद जी के साथ यहाँ के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। यूपी विधानसभा परिषद की 36 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे। यूपी में आज विधानसभा परिषद की 27 सीटों पर चुनाव हुए। 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध चुनी जा चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमएलसी के चुनाव कराए गए। कई जगह मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गयी। यूपी विधानसभा परिषद की दलीय स्थिति पर नजर डालें तो अभी बीजेपी के 35 और समाजवादी पार्टी के 17 सदस्य हैं। इसके अलावा बीएसपी के 4, कांग्रेस के 1 और अन्य सदस्यों की संख्या 11 है। यूपी विधानसभा परिषद की कुल 100 सीटें हैं, जिनमें से स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर चुनाव हुए। आजादी के बाद से अब तक बीजेपी कभी भी यूपी में विधानसभा परिषद में बहुमत हासिल नहीं कर सकी है, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत को पार करती दिखाई दे रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास विधानसभा परिषद में 35 सदस्य हैं, जबकि वर्तमान में बीजेपी 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। ऐसे में अपर हाउस में बहुमत के लिए बीजेपी को सिर्फ 7 सदस्यों की जरूरत है। यूपी विधानसभा परिषद को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र पहुंचकर वोट डाला। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम में बने बूथ में जाकर वोट डाला। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी की जीत का दावा किया। सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा परिषद में पहली बार बीजेपी बहुमत को पार करेगी। लोग आए थे, विधानसभा में हमारा प्रचंड बहुमत था, लेकिन विधान परिषद में तमाम कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था और अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाजवादी पार्टी प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन अब स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद के इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग की। नगर निगम में बनाए गए बूथ पर सतीश महाना ने मतदान किया। देखिए, लोकतंत्र में विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए लोकतांत्रिक महत्व के नाते से चुनाव होते हैं और हर वोटर का ये कर्तव्य बनता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करें। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत का दावा किया। लोकसभा, विधानसभा, फिर विधानसभा उपचुनाव, फिर मेयर चुनाव, फिर जिला पंचायत चुनाव, फिर एमएलसी शिक्षक और स्नातक चुनाव, फिर ये एमएलसी चुनाव और उससे पहले विधानसभा चुनाव। विजय का जो अभियान है उसकी गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने भी कन्नौज में वोट डाला और सरकार के विजन को बताया। डायरेक्ट चुनाव है जिसमें कि जनप्रतिनिधि वोट डालते हैं और हमारा दायित्व है कि हमारे मतदाताओं का क्या मत है ये आगे हम बताते हैं। विधान परिषद में चुनाव को लेकर यूपी में सियासत गर्म है। एक तरफ बीजेपी सभी 27 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सैफई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के गलत उपयोग का आरोप लगाया। उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। हालांकि ये सरकार वो है जो लगातार धांधली करती रही है और जिस तरीके से प्रधान बीडीसी को समय समय पर धमकाया गया है, कई जगह के मैं उदाहरण दे सकता हूँ। देवरिया कुशीनगर में जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, प्रचार नहीं कर सकते थे। अगर कोई प्रधान बीडीसी समर्थन में आता है तो उसको जांच की धमकी दे रहे थे। ये धमकी देना
कि अगर सरकार के हिसाब से वोट नहीं पड़ेगा तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। ये कई प्रधानों ने अनऑफिशियली बातें कही हैं और बता के गए हैं। हमें उम्मीद है ये चुनाव निष्पक्ष कराएगी सरकार और निष्पक्ष चुनाव होने से परिणाम दूसरे होंगे। शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और तेज हवा तब मिली जब शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल पिक बदल दी है। शिवपाल यादव ने कवर पेज पर "है तैयार हम" लिखकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। वहीं एमएलसी चुनाव में वोट करने के बाद शिवपाल यादव ने एक बार फिर कहा कि जल्द उचित समय आने वाला है और वो अपना फैसला सबके सामने बताएंगे। देखिए, बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर, चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ बयां कर रही है सर वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बहुत जल्दी उचित समय आएगा। नवदुर्ग क्या नवमी के बाद? और आपने कहा था कि नवरात्र के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। मुझे लगता है कि सवाल आप लोगों को इतना क्यों बड़ा सवाल बनाते रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई कमजोर पार्टी है क्या कि किसी के लेने से मजबूत होना है? अच्छा, गोरखपुर मामले को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बयान दिया है। उनका कहना है कि मामले की जांच सही से होनी चाहिए, सरकार भेदभाव न करे। सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी की अगर भाषा खराब है तो जो दूसरों के ऊपर कार्रवाई करते हैं वो उन पे भी कार्रवाई हो जो लोगों को धमका रहे हैं। आखिरकार सीतापुर में क्या हुआ? क्या ये भाषा मर्यादित थी? और फिर जहां तक सवाल गोरखपुर का है, वो जांच में सब बातें सामने आ जाएंगी और मुझे लगता है कि एजेंसीज उसमें जांच कर रही हैं और निष्पक्ष जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। अखिलेश के बयान को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घृणित करार दिया और उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बयान निश्चित तौर से बहुत घृणित, घटिया और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। जब इस प्रकार की कोई घटना हो और जब उसकी जांच उच्च स्तर पर हो रही हो, किसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को इस प्रकार के बयान देना शोभा नहीं देता है। यूपी चुनाव के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। दलितों को लेकर एक किताब के विमोचन के मौके पर राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने मायावती से गठबंधन की कोशिश की थी और मायावती को सीएम कैंडिडेट बनाने की बात कही थी, लेकिन मायावती ने सीबीआई और ईडी के डर से चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि यूपी में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जिस तरह से यूपी सरकार काम कर रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। योगी सरकार केवल अपने एजेंडे के तहत काम कर रही है, मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट है बीजेपी के हाथ में, योगी के हाथ में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी। तो इसका मतलब योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे? वो नहीं, यूपी में काम जो है वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। शफीकुर रहमान बर्क पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने हिजाब को लेकर कहा था कि जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो उन्हें कंट्रोल में करने के लिए हिजाब जरूरी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने से बच्चियां काबू में रहती हैं। वहीं उन्होंने अजान विवाद पर कहा कि अजान 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाती है, जबकि अखंड रामायण 24 घंटे चलती है, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। मस्जिदों में अजान के दौरान लाउड स्पीकर बजाने को लेकर विवाद जारी है। एक पक्ष मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की मांग कर रहा है, तो दूसरा पक्ष मंदिरों के लाउड स्पीकर को भी बैन कराना चाहता है। उन्नाव पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हनुमान चालीसा बनाम अजान के विवाद में कहा कि लोगों में एक प्रतियोगिता चल रही है, जब एक बंद होगा तो दूसरा भी बंद हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा है, अगर उसका प्रतिबंध नहीं लगता
तो प्रतिस्पर्धा रूप वो भी एक उस अजान को रोकने का प्रयास है। जब अजान बंद हो जाएगी तो हनुमान चालीसा भी बंद हो जाएगी। हरिद्वार पहुंची साध्वी प्राची ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी जा रही है और कोर्ट के फैसले को भी धत्ता बताते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद नहीं कर रहे, जबकि इससे बहुत ध्वनि प्रदूषण फैलता है। नवरात्रि की अष्टमी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के मंदिरों में दर्शन पूजन किया। मौर्य ने मनकामेश्वर मंदिर, ललिता मंदिर और कल्याणी देवी मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और लोक कल्याण के लिए भगवान से कामना की। केशव मौर्य ने सबसे पहले मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर भोले शंकर का जलाभिषेक किया। इसके बाद मां ललिता देवी के मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा की। कल्याणी देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद केशव प्रसाद मौर्य नगर निगम में वोट देने के लिए भी चले गए। पवित्र नवरात्रि की अष्टमी है और आज सुबह भगवान मनकामेश्वर महादेव जी के, फिर माता ललिता देवी के और फिर माता कल्याणी देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उधर नवरात्रि की अष्टमी पर रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कन्या पूजन किया। परया नाम का सार गांव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने माता दुर्गा का स्वरूप कन्याओं के पैर धोए और कन्याओं को भोजन कराया। रविवार को रामनवमी का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसे रामनवमी के तौर पर मनाया जाता है। पर्व को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि कोरोना काल के बाद काफी समय बाद मंदिरों में रामनवमी की धूम दिखाई दे रही है। रामनगरी में तो भक्त अभी से मंदिरों में पहुँचने लगे हैं। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में अभी से लोगों में उत्साह और जोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अयोध्या में कनक भवन में, उसी कनक भवन में जहां पर कल आपको भव्य तैयारियां दिखाई देंगी। भगवान राम के जन्म के साथ ही यहां पर पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग भगवान राम के जन्म के साथ ही बधाइयाँ गाएंगे। जो भगवान राम का रूप रख करके प्रयास ये कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का रूप रख करके प्रयास ये कर रहे हैं कि जो लोग आसपास के जिलों से आए हुए हैं उनका कौतूहल, उनका उत्साह खास तौर पर बना रहे। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन से आप आए हैं। भगवान कृष्ण का रूप रखा है आपने, क्या कोई खास मौका है? मैं क्या है, हरदम ऐसा ही रहता हूँ, 14 साल से ऐसा ही हूँ। रामनवमी के मौके पर यूपी सरकार ने अयोध्या को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अयोध्या में योगी सरकार जल्द ही रामायण यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के साथ समझौता किया जाएगा। सरकार ने 100 दिनों की कार्य योजना में इसे शामिल किया है। यूनिवर्सिटी के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से 21 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। पर्यटन और संस्कृति विभाग रामायण यूनिवर्सिटी की रूपरेखा तैयार करने में जुटा है। इसके लिए पीपीपी मॉडल पर हम लोग काम करेंगे और जिसके लिए महर्षि महेश योगी जो विद्या संस्थान है उनके साथ में हम लोगों ने वार्ता प्रारंभ भी की है, क्योंकि उन्होंने पूर्व से ही भूमि अधिग्रहण भी कर रखा है और रामायण विश्वविद्यालय का एक खाका उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस समय उच्च शिक्षा विभाग के पास में उस पर मंथन चल रहा है। तो जो संस्कृति विभाग है साथ में मिल करके कन्वर्जेंस के साथ में इस विश्वविद्यालय को वहां पर स्थापित कराने में अपना पूर्ण सहयोग देगा। अयोध्या में कल भगवान रामलला का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। रामलला के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर पर है। हर बार की तरह इस बार भी रामलला की पोशाक बेहद खास होगी। रामलला की पोशाक भगवत प्रसाद जी बना रहे हैं। भगवत प्रसाद जी की 4 पीढ़ियां रामलला की पोशाक बना रही हैं। कपड़ा बहुत कोमल है, कढ़ाई के कपड़े हैं, इसमें गोटा पट्टा लगा करके हम और हमारे बच्चे श्रवण कुमार और पवन कुमार और संजय और मेरे भाई शंकर लाल जी, ये सब परिवार भर ही मिलकर के रामलला के पोशाक सिलते हैं और भी मंदिरों के पोशाक बनते हैं। इस बार रामलला का जन्मोत्सव रविवार को है। रविवार के दिन भगवान रामलला को गुलाबी रंग की पोशाक पहनाई जाती है, लेकिन जन्मोत्सव को ध्यान में रखते हुए इस बार पीले रंग की पोशाक रामलला के लिए बनाई जाएगी। रामलला जन्मोत्सव के बाद पीले रंग की पोशाक में ही श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। पीला पोशाक बनाया जा रहा है और दिन के हिसाब से तो गुलाबी होता है, क्योंकि रविवार है। 7 दिन के 7 वस्त्र होते हैं, लेकिन महाराज जी जो बोले कि पीला वस्त्र सब धारण होगा, तो रामलला के पीला वस्त्र ही धारण हो रहे हैं।
सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त किए जाने की तैयारियां अब अपने आखिरी पड़ाव में हैं। बिल्डिंग गिराने से पहले रविवार दोपहर 2:30 बजे एक टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। इस ट्रायल के जरिए स्थिति का वास्तविक आकलन किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि बिल्डिंग गिराने के लिए किस तरह और कितने विस्फोटक की जरूरत होगी। इस टेस्ट ब्लास्ट से पहले एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है ताकि किसी तरह का नुकसान न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 31 अगस्त 2021 के फैसले में नोएडा में सुपरटेक के जुड़वा टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और फर्म को इन टावरों में फ्लैट खरीदारों को पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया था। नोएडा अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया था कि 22 मई को सुपरटेक के ट्विन टावरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर से जेवर चोरी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बैंक मैनेजर राम प्रसाद की भी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में बैंक के 9 लॉकर से करीब 2.5 करोड़ के जेवर चोरी हुए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक सिर्फ 250 ग्राम सोना ही बरामद किया है। लोग जो हिरासत में लिए थे पूछताछ में, और हम लोगों ने उनसे और डिटेल में पूछताछ की, तो कल ही कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, बट आज पूरी क्लैरिटी है। तो इन लोगों ने बताया भी था। तो इसमें ये 4 लोग हैं। राम प्रसाद जो मैनेजर है, चंद्र प्रकाश जो लॉकर कंपनी की तरफ से आया था रिप्रेजेंटेटिव, और करण और राकेश, इन सभी को हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं और इनको हम लोग कल जो है जेल मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके जुडिशल